हेलो एवरीवन। सीयूटी के लिए हमारे पास 10 डेज है। आप लोग सीयूटी के SCQ P09 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी MC एंट्रेंस के लिए। और अब हमारे पास लगभग 10 डेज है। इन लास्ट 10 डेज क्या करें, उस पर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। और मैं श्योर हूं कि इस डिस्कशन के बाद अगर आपने चीज जो मैंने बात बोली है, अगर आप इन बात को सुनेंगे समझेंगे, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अपने आप को आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर चीज के लिए तैयार करना है। क्योंकि आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं और हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि वो या तो DU जाए, या BHU जाए, या JNU जाए, यानी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है और हर एक का यही क्वेश्चन होता है कि सर DU के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं पहले कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें, 24 में बच्चों ने क्या मिस्टेक की थी और किसने नहीं की थी, उन सब बातों पर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो ये लो लास्ट 10 डेज हैं हमारे पास, ये आपके लिए गोल्डन 10 डेज हैं। इन 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए, किस ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपके पास 27 मार्च को आपको पेपर देना है। आप लोगों को सिटी अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब बचा है केवल एडमिट कार्ड। अब कई लोग बिना बात के एडमिट कार्ड के लिए भी पैनिक हो रहे हैं या बार बार एडमिट कार्ड के लिए साइट पे जा रहे हैं। डोंट पैनिक। एडमिट कार्ड क्लियरली हमें पता है कि 24 मार्च के पहले आ जाएगा या 24 मार्च तक आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सिटी, कि किस सिटी में एग्जाम देना है। आपने प्रेफरेंस सिटी हो सकता है 1 ली हो, पर 1 की जगह 2 या 3 मिली हो मे बी। पर अब आपके पास सिटी है तो आपको सिटी में पहुंचना है, उसके लिए आपने अपने रिजर्वेशन करवा लिए होंगे। वो एक चीज खत्म। अब रहा सवाल एडमिट कार्ड। वो आपको 22 से, हो सकता है और पहले आ जाए, पर 22 से 24 तक तो 100% आ जाएंगे, पर हो सकता है बिफोर भी आ जाए। तो ये जो अननेसरी की पैनिकनेस है, पहले तो ये स्टॉप करी जाए। अब बात आती है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अभी निमसेट का हमारा मेन फोकस है, तो हम सीयूटी के लिए क्या करें। एक चीज याद रखिए, अगर आपका निमसेट सही में मेन फोकस है, अगर सही में मेन फोकस है, तो आप सीयूटी टॉपर बनने के लिए 100% तैयार है। पर अगर मेरी कुछ बातें मान लें और अगले 8-10 दिन वही करें जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 24 के पैटर्न की। देखिए 23 और 22 के पैटर्न में सिलेबस में डिफरेंस था, पर 24 और 25 का पैटर्न सिलेबस ऑल आर सेम, इसलिए मैं 24 की बात करूंगा। जैसे निमसेट में लास्ट पिछले 15 सालों से वही पैटर्न चला आ रहा है, 2011 के बाद जो चेंज हुआ था सिलेबस वही है, पैटर्न सेम है। थोड़ा सा लास्ट ईयर सेक्शन कट ऑफ, सेक्शन वाइज पेपर हुआ था बस। पर सीयूटी में ऐसा नहीं हुआ है। तो सीयूटी में 23 और 22 का पेपर इतना हेल्पफुल नहीं है, सिलेबस चेंज होने की वजह से केवल क्वेश्चन देख सकते हैं। बट 24 का पेपर हेल्पफुल है और बड़ा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 30 LR के थे, सॉरी 15 LR के थे और 30 कंप्यूटर के थे। टोटल 75 क्वेश्चन थे और टाइम मिला था 105 मिनट, यानी 1 आवर 45 मिनट। राइट। अब हम बात करें कि 24 में तो ये पैटर्न था, पर 25 में क्या हुआ। तो 25 में मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, LR के कितने आएंगे, कंप्यूटर के सस्पेंस से, पर 75 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन सेम है। बट टाइम 90 मिनट कर दिया है, क्योंकि यहां पे थोड़ा ज्यादा था। तो 15 मिनट से पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। फर्क ऐसे पड़ेगा 15 मिनट से कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपेयर में डाउन हो सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे लगता है लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आना चाहिए, बट प्लस माइनस होने के चांसेस है। तो मेरा यह मानना है कि मे भी 25 से 35 की रेंज ही मैथ्स की हो सकती है, 25 से 35 की कंप्यूटर की हो सकती है और 12 से 18 के बीच में LR की हो सकती है। पर वेरी वेरी हाई चांस कि सेम यही पैटर्न रखें। पर ये आप मेंटली अगर किसी चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके स्कोरिंग बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स क्या है, पेपर को मैंने 20 बहुत ही अलग तरह से आपको समझाने वाला हूं आज का सेशन, जिससे कि आप इन अगले 10 डेज में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होकर जाएंगे
तो आप स्कोर कराएंगे। आपके हाथ से कुछ भी कॉलेज नहीं निकलेगा, क्योंकि कई बच्चों का डाउट है सर हमने कंप्यूटर डिटेल में नहीं किया, या हमारा मैथ्स डिटेल में नहीं है, कंप्यूटर एलआर है, या वॉट एवर। बट मैं आपको तरीके बता सकता हूं कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें और किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप अपने स्कोर को हाईएस्ट मार्क्स तक ले जा पाए। अब बात आती है कि 25 में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अभी 25 से 35 के बीच में है, पर ऑन एन एवरेज हम 30 मान लेते हैं। यहां पर 12 से 18 के बीच के चांसेस है, मान लेते हैं 15 ही आए। यहां पर भी 25 से 35 के बीच में मान लीजिए 30 आए। अब जो मैथ्स के क्वेश्चन टाइम कम हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जो मैं फील कर रहा हूं, या बच्चे यहां पे जो टेस्ट दे रहे हैं, रॉन्ग ज्यादा होने से पूरी स्कोर की कैलकुलेशन ही बिगड़ जाती है। तो आपको सबसे पहले जीरो रॉन्ग पे जाना है, यानी आपके 100% एक्यूरेसी पे काम करना है। जैसे जब हम यहां से कोई सैटेलाइट या कोई मिशन मंगली जैसे गया सपोज, या चांद पे कोई हम भेज रहे हैं, तो हम लोग कितना, जब साइंटिस्ट हमारे किस बात के लिए कैलकुलेशन करते हैं कि जीरो एरर है। आपको भी जीरो एरर पे जाना है। आपके अटेम्प्ट कम हो चलेगा, पर आपके रॉन्ग ना। अब रॉन्ग कैसे कम हो, अब आप पूछोगे सर रॉन्ग तो होते हैं, कम कैसे हो? रॉन्ग होने की वजह है 4। या तो आप मिसरीड करते हैं, या आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, या आप कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं, या फॉर्मूला गलत लगाते हैं। कई बार आपको पता आंसर बी और आप बी बोल रहे हैं पर आपने सी मार्क कर दिया। तो नंबर 1, आपको रीडिंग बहुत केयरफुल करनी है, शांति से करिए, पैनिक मत होइए, डोंट पैनिक, टाइम बहुत है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपसे हो रही है तो जहां कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है केयरफुली हो जाइए, प्रॉपरली लिखिए, कम लिखिए पर प्रॉपर लिखिए। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर नहीं है अटेम्प्ट मत करिए। और 4 है कि अगर बी है तो बी ही मार्क किया है कि नहीं ये देख के करिए, आपकी कैलकुलेशन, आपकी ओवरऑल मिस्टेक कम हो जाएंगी। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सिलेबस की बात करें तो एलआर में क्या क्या है। पहली चीज तो क्वांट नहीं आती, मैं मॉक में कई बार दे देता हूं पर नहीं आती। क्वांट के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक क्या क्या है? ब्लड रिलेशन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं जो बनेंगे, सीरीज 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं बनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शन सेंस, मतलब ऐसे टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपको 100% बनेंगे, चाहे आपने एलआर ना भी पढ़ी हो तो भी मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें कि 15 अगर क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप 15 के 15 कर लेंगे, और 15 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये हर एक जो हाईएस्ट स्कोर ला रहा होगा उसके 15 क्वेश्चन मैं श्योर हूं सही होंगे। ये टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। और अगर आप निमसेट की 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट भी निमसेट है, तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। पर निमसेट जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर लेंगे, इसलिए मेरी बात ध्यान से समझते हुए चलना। तो ये हुआ पहला सेक्शन जिसको आप बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसमें कहीं कोई गड़बड़ मत करना, कहीं कोई गड़बड़ मत करना, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। शांति से क्वेश्चन पढ़ना, रीड करना, फिर करना। मैं आपको बताता हूं जो 24 में आए हुए क्वेश्चन है बहुत ही इजीली आप अगर ढंग से रीड करेंगे तो आपसे बनेगा, और जो बोला है उसी को करना है। ठीक, एक चीज। अब आती कंप्यूटर मैथ्स की बात। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा मेन फोकस निमसेट है, तो मैं कह रहा हूं आप अपने फोकस से मत हटो, पर जो ये सिलेबस है मैथ्स का, अगर आप ये 100% कर लेंगे तो आप निमसेट के लिए एक स्टेप आगे बढ़ गए। यानी निमसेट में जो अभी नहीं है, आप 10 दिन के लिए उन टॉपिक्स को मत पढ़िए। जैसे वेक्टर मत पढ़िए, बाइनोमियल थ्योरम मत पढ़िए, कॉम्प्लेक्स नंबर मत पढ़िए, डिफरेंशियल इक्वेशन मत पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़िए, बल्कि ये डिसीजन लीजिए कि मैं पूरी अलजेब्रा, पूरी कोऑर्डिनेट और कैलकुलस को बहुत अच्छे से कवर कर लूं। राइट, इसमें मैं भी आपकी हेल्प करने वाला हूं। अभी मेरे 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे जिसमें मैं आपके साथ एल्जेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस का ऐसे सेशन लूंगा और वो क्वेश्चन करवाऊंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आप मान के चलना या तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे या सिमिलर क्वेश्चन होंगे, इतना बता सकता हूं। और ये सेशन आपके स्टार्ट करने वाला हूं। राइट, तो आपको सिलेबस का वो पार्ट जो निमसेट की मैथ्स का है, अगर आप अभी अगले 8 दिन करते हैं तो पहले बताइए आपका निमसेट कैसे डिस्टर्ब हुआ। जो ये कह रहे हैं कि मेरा निमसेट डिस्टर्ब तो नहीं होगा, पहले अपने आप से पूछ के बताइए कैसे, हाउ। बल्कि अपने आप को असेस करिए कि मैं अगर इस सिलेबस को 100% करके जा रहा हूं
तो सीयूटी में 100% कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर नहीं कर पाया मींस मैं अभी निमसेट के लिए और दूर हूं, क्योंकि इसके लेवल में सीयूटी का लेवल जो है उसके कंपेयर में निमसेट का लेवल कम से कम 3 टाइम टू 5 टाइम अबव है। तो अगर आप लोअर लेवल के पेपर में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अबव के कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैंने वर्ड बोला, कि अगर आप निमसेट के सिलेबस पे आपका फोकस है और आप कह रहे हो मुझे निमसेट टॉपर बनना है, तो इससे 4 टाइम 5 टाइम इजी पेपर में आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आपका बेसिक पे कमांड ही नहीं है। तो आपके लिए ये एक तरह से समझ लो एक एक लॉटरी है कि इस सिलेबस के भरोसे आप अपने आप को एक एक्चुअल पेपर में, क्योंकि एक्चुअल पेपर जब हम देने जाते हैं चाहे कितना भी मॉक कोई भी ले ले, वो रियल प्रेशर फील नहीं होता जो एक्चुअल पेपर में होता है। तो आपके पास एक 2 महीने पहले रियल प्रेशर हैंडल करने का एक मौका है जो कि आप कर सकते हो। तो आप एक चीज को समझ लीजिए, यानी जो बच्चा निमसेट के लिए सीरियस है, मैं बोलूंगा आपके लिए ये एक लॉटरी भी है और ये एक राइट असेसमेंट भी है कि आप इतने सिलेबस को, जिसमें सेट थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस में आपकी रियल परफॉर्मेंस पता चलेगी। यानी नेक्स्ट 10 डेज आप इन्हीं पे काम करिए। और सेट में कंसेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, एलिमेंट्री काउंटिंग ये देखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल 11th वाला है, बिल्कुल 11th वाला है। अलजेब्रा में फंडामेंटल ऑपरेशंस, राइट, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, एपीजीपी, एचपी एंड डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। 2D में पूरा 2D करना है और बहुत बेस लेवल का करना है, और कैलकुलस में कैलकुलस जिसमें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना। यानी आप सबको मैं बोलूंगा कि आप इसे 100% करिए, जिससे दो फायदे होंगे, सीयूटी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी प्लस निम सेट में भी आप एक स्टेप आगे निकल जाओगे। और जब आप इसके 30 के 30 राइट कराओगे तो आपका अंदर बिलीफ सिस्टम खुद बोलेगा कि मैं निमसेट में अच्छा कर सकता हूं, तो निमसेट नहीं खराब होने वाला। और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को देखोगे और पेपर को पीसफुल और पॉजिटिव माइंड से देखोगे तो मैं श्योर हूं, मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आए तो आप 30 के 30 कर सकते हैं। यानी 30 मैथ्स के होंगे क्योंकि बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और एनसीईआरटी की बुक से भी कोई बच्चा पढ़ा हो तो टॉप कर लेगा, अभी तो आपने बहुत एडवांस पढ़ा होगा। तो पहला काम ये हुआ, नंबर 1 आप लोगों को मैं बताऊंगा स्कोर कैसे। अब बात आती है कि कितने कितने क्वेश्चन आए। तो 10 क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, 10 थे कैलकुलस के, 8 थे 2D के और 2 क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक्स के। ये पेपर का पैटर्न था। ये क्वेश्चन का लेवल भी मैं समझाता हूं अभी आपको, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। अब बात आती है कंप्यूटर की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, एक जिसका कंप्यूटर अच्छा है और एक वो जिसका कंप्यूटर अच्छा नहीं। जिनका कंप्यूटर अच्छा नहीं है मैं उनको ये बोलते हुए सुनता हूं कि सर हमारा कंप्यूटर उतना डिटेल में नहीं किया, क्योंकि हम निमसेट टारगेट कर रहे थे तो हमने कंप्यूटर अच्छे से नहीं किया। तो हम 200 स्कोर कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूं आप कैसे बनाएंगे। बनाएंगे ही नहीं, 100% बनाएंगे। नंबर 1, कंप्यूटर में 3 सेक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल। डिजिटल फंडामेंटल निमसेट का भी सिलेबस है, इनफैक्ट ये थोड़ा डिटेल में है, निमसेट में 10% कम है। मतलब अगर निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसका 80% सिलेबस काम का है, लास्ट का नहीं है। बट अगर आपने केवल ये सोचा कि मैं डिजिटल फंडामेंटल ही अच्छे से कर लेता हूं क्योंकि ये मुझे निमसेट के लिए भी पढ़ना है, आप देखो डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपको, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हम ये 3 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन भी मान लेते हैं तो आपके पास 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 15 क्वेश्चन एलआर के हैं और 10 कंप्यूटर के हैं। आप खुद कैलकुलेट करिए। अभी अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सिलेबस नहीं किया है तो, और जिसने किया थोड़े बहुत तो हाथ पैर चला लोगे ऑपरेटिंग और डेटा स्ट्रक्चर में। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो होते हैं जो बीसीए या बीएससी कंप्यूटर वाले होते हैं, पर नहीं भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं और इसका फायदा भी नहीं होगा तो बताता हूं कैसे, तो भी आप स्कोर कर लेंगे। तो नंबर 1 आपको इसमें मिलेंगे 120 मार्क्स, इसमें मिलेंगे 60 मार्क्स, इसमें मिलेंगे 40 मार्क्स। आप 220 मार्क्स पे पहुंच गए, ये मानते हुए कि आपने 2 टॉपिक नहीं करे। डीयू के लिए आपको लगभग, अगर पेपर 24 जैसा है तो पेपर का लेवल
अगर थोड़ा भी हाई हुआ तो ये कट ऑफ और लो हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए कोई भी अगर आपको ये गाइड कर रहा है कि बेटा 200 लाओगे तो ड्यू जाओगे, 225 लाओगे ड्यू जाओगे, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये पेपर डिसाइड करेगा। जैसे हम अगर एक ए से बी प्लेस पे जाने में रोज 15 मिनट लेते हैं, तो भी कल 15 मिनट में जाएंगे कि नहीं, ये कल की रोड कंडीशन डिसाइड करेगी, भले ही आप पिछले 1 महीने से जा रहे हो। क्योंकि हो सकता है अगले दिन ट्रैफिक ज्यादा हो या हो सकता है और कम हो। जस्ट लाइक कि अगर पेपर थोड़ा भी प्लस माइनस हुआ तो आगे पीछे हो सकता है, पर अभी हम मान लेते हैं कि मान लो वैसे ही हुआ, तो 200 नंबर पे डीयू मिलेगा और 170 160 नंबर तक जेएनयू भी मिल जाएगा, 180 नंबर तक बीएचयू भी, ये भी हायर साइड चलो मिल जाएगा। इस बार तो 15 मिनट कम हुए तो और कम जाएगा, पर अभी मैं अगले साल पिछले साल को, और हमारे पास 220 नंबर का पूरा पूरा स्कोप है। अब मान लो आपने ये नहीं करा है, तो आपको एक चीज पता है कि 20 क्वेश्चन मुझे नहीं करने हैं, तो 20 क्वेश्चन के नहीं करने से आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक टाइम है कि ये 20 क्वेश्चन को जो 20-25 मिनट देने वाले थे, वो टाइम आप मैथ्स, एलआर और कंप्यूटर का वो सेक्शन दोगे जो आता है। इस मींस कि आपकी एक्यूरेसी लेवल हाई होगी, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, मोर अटेम्प्ट लेस एक्यूरेसी, लेस अटेम्प्ट मोर एक्यूरेसी। कम करो बट राइट करो इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है। अब मान लो कि आप में से कोई बच्चा ये बोलता है सर कंप्यूटर तो पूरा किया है पर 2D में दिक्कत जाती या कैलकुलस में दिक्कत जाती, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं था तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री डिटेल नहीं किया तो कैलकुलस में। कोई बात नहीं, आपके पास अगर ये 3 टॉपिक यहां पर हैं तो आप मैथ्स के एक आध टॉपिक नहीं भी करें तो चल जाएगा। आपके पास एक सीधी सीधी गणित है कि अगर आप यहां पर मान लो कोऑर्डिनेट अच्छी करके नहीं गए तो 8 क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, पर कोऑर्डिनेट बेसिक भी कर लोगे तो बन जाएगा। एक्चुअली मैथ्स इतना बेसिक लेवल का है कि मैं कहूंगा अगर आप पहले टॉपिक पहली एक्सरसाइज भी कर लो ना, मिसलिनियस तक भी ना, तो भी बन जाएगा। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका रह गया है तो आपके पास कंप्यूटर एक, अगर पूरा कंप्यूटर तैयार है तो ऑफ स्कोप है। और मान लो आपके पास सभी कुछ है, मतलब आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी पूरा है, मैथ्स का भी सिलेबस पूरा और एलआर का भी। जैसे लास्ट ईयर जो हाईएस्ट स्कोरर थे पूरे इंडिया के वो इम्पीटस के ही बच्चे थे जिनके 250 आए थे, तो फिर वो तो 250 300 270 तक स्कोर ले जा सकते हैं। पर अगर आपका कुछ छूटा भी है तो भी आप 200 स्कोर बना सकते हैं, बशर्ते आप बहुत ही स्ट्रांग मेंटल माइंड के साथ जाएं, निगेटिव बात ना करें। कोई भी टीम हारने के बाद अगला मैच हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलती है। आप भी मॉक में नंबर कम आए, भले ही रॉन्ग होए, पर आप अगर वहां पे सही माइंड से जाएंगे तो आप भी स्कोर करके आएंगे, ये मेरा भरोसा है। और मैं श्योर हूं कि 27 तारीख को निकल के आप बोलोगे सर जो आपने लास्ट 10 डेज प्लान लिया था उसने मेरे सीयूटी पेपर की तरीके ही बदल दिए, ये बिल्कुल पक्की बात है। इम्पीटस के साथ हो तो बहुत कुछ आप सीखते ही हो। और मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं आपके ऐसे प्लान कर रहा हूं कि एक सेशन इसका, एक सेशन इसका और एक सेशन इसका लूंगा ही, जिससे कि आप ये 10-10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन कर पाए। ये भी मेरा प्लान है जो आपको हेल्प करेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। अब बात आती है पेपर की, तो जैसे एलजेब्रा के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जैसे ये बोला रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक रूट पता होना चाहिए। मॉडुलस फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करे बिना सेट थ्योरी एक डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है, आप देखोगे तो आपको डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन है, ऑप्शन से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1/x² 2 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है। इतने बेस लेवल के क्वेश्चन है। परमुटेशन का बेसिक क्वेश्चन है, परमुटेशन का डिक्शनरी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रल का देखिए आप कैलकुलस आया तो, और ये नंबर आपको दिख रहा है अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे उनमें जो नंबर था मैंने उन्हीं नंबर को लिया, यानी इस पेपर में 27 नंबर पे था, पर जो एल्जेब्रा के 10 क्वेश्चन थे वो लाइन से नहीं मिलेंगे, ना ही कैलकुलस के लाइन से मिलेंगे, ना ही स्टेटिस्टिक्स के, पर आगे पीछे होंगे तो मैंने ढंग से निकाले हुए। इस तरह से अगर मैं देखूं तो एल्जेब्रा के 10 के 10 वो क्वेश्चन है कि आपको ऑनेस्टली बता दूं कि अगर आपका 11th-12th का बेसिक मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है, थोड़ा भी, तो आप 10 के 10 कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलस की। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दूसरा क्वेश्चन लिमिट पे बेस्ड है,
कंटिन्यूटी लिखिए तो। तीसरा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड है। चौथा क्वेश्चन इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन फिर लिमिट पे बेस्ड है। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रल का बेसिक क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर होता है 16/3 a²। डोमेन रेंज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक। पैरामेट्रिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है और लिमिट का बेसिक क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन लिमिट के थे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है पैराबोला में, आपको पता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू लिखा है, ऑप्शन से हो जाएगा, करके देखो एक ही बार में हो जाएगा। कोनिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी, इसेंट्रिसिटी वगैरह, मतलब आपको एलिमेंट्री चीजें आनी चाहिए। पॉइंट कॉलिनियर होंगे अगर लाइन से है, एक ही लाइन में है तो, ठीक। होमोजियस इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर खोलते ही मिलेगा। पासिंग थ्रू लिखा है, ऑप्शन से हो जाएगा बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ये बोला हुआ स्लोप वगैरह का बेसिक क्वेश्चन है। आप देखिए ये लिखा वर्टास ऑफ ट्रायंगल, आपसे एरिया पूछा, एरिया का बेसिक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक, प्रोबेबिलिटी और इसका स्टैटिस्टिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। 9th क्लास तक में ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, राइट। ये स्टैटिस्टिक्स के बेसिक क्वेश्चन है। यानी इतने ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं कि अगर कोई बच्चा पीसफुल माइंड से पेपर कर रहा है, रॉन्ग तो होंगे ही नहीं। और मैं आपको इससे कम से कम 5-10 टाइम ज्यादा टफ देता हूं, इसलिए घबराइए मत। मेरे पेपर में रॉन्ग हो गए कोई बात नहीं, इसमें नहीं होंगे अगर सही तरीके से पेपर देखेंगे। अब रीजनिंग को जब आप देखोगे तो आपको और ही ज्यादा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 7, 14, 28, मतलब क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप खुद देखोगे करंट सर्किट, मतलब मिसिंग टर्म, क्वेश्चंस के लेवल से। वन डे अमित लेफ्ट होम, साइकिल 15 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो अगर आप इन पेपर्स को देखोगे अच्छे से, और आपके पास है फोल्डर में भी है, किसी भी बैच से जुड़े एमपीटेस के आधार से भी, उसमें भी ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, राइट। यानी ये जो क्वेश्चन है इतने बेस लेवल के क्वेश्चन हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगले 7-8 दिन सब कुछ इस बात का खेल है कि मैं मेंटली कितना प्रिपेयर होके जा रहा हूं। तो जो मैंने आपको बात बोली, आपको मैं इतना बोल सकता हूं कि आपका अगर कंप्यूटर पूरा नहीं है तो भी आप 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये मुझे पता है, भरोसा है। वह शर्त है आपका माइंड सेट इस बात के लिए होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा। और इन टॉपिक्स की मैं अभी जो स्पेशल सेशंस लूंगा, दे आर वेरी हेल्पफुल। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और जिस तरह के आ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस की मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशंस भी लूंगा। तो आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर को लेकर जितने लोगों के मन में डाउट है वो मैं आपका दूर कर चुका हूं। अगर आप अभी भी फिर भी डाउट में है तो अलग बात है कि कंप्यूटर का एक पोर्शन जो है डिजिटल फंडामेंटल, वो निमसेट के सिलेबस का पार्ट है। बल्कि ये डिटेल में निमसेट में कम है, पर डिटेल में पढ़ने से निमसेट में भी बेनिफिट होगा। यानी आप बिना निमसेट के भटके हुए भी, बल्कि निमसेट की एक स्टेप आगे बढ़ोगे। निमसेट के सिलेबस का अगर आप 100% कराए तो आप निमसेट में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस गेन करोगे। और अगर मान लो कुछ कुछ भी बात है तो वो सारी चीजें अभी रेक्टिफाई हो जाएंगी, तो आप अभी इमीडिएटली एक्शन लेके निमसेट को और इंप्रूव कर सकते हो। सारा खेल माइंड गेम है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस माइंड सेटअप से खेलते हैं, किस माइंड सेटअप से आप पेपर को सॉल्व करते हैं, किस माइंड सेटअप से आप पेपर के क्वेश्चन को देखते हैं। और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ्स में ऑनेस्टली बताऊं, सेकेंड राउंड का क्वेश्चन ही नहीं था, रीजनिंग में भी नहीं था। कंप्यूटर थोड़ा लेंदी आता है, पर उसको भी अगर आप पॉजिटिव माइंड से देखेंगे तो हो जाएगा। तो अगले 10 दिन सबसे पहले तो नया पढ़ना छोड़ दीजिए, स्टॉप न्यू, एनी टाइप ऑफ न्यू चैप्टर स्टॉप। सेकेंड थिंग, निमसेट के कॉमन सिलेबस के पार्ट को, मतलब जो इसका सिलेबस है वो 100% निमसेट में काम आ रहा है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। 24 के पेपर को बहुत अच्छे से आंखें खोल के देखिए, समझिए। कोई बहुत बड़ी बड़ी गाइड सीयूटी के लिए सॉल्व नहीं करना है। मैंने जो डीपीटी मॉक पेपर दिए हैं और जो पेपर एनालिसिस दिए हैं उनको अच्छे से करें। जो अभी रिवीजन सेशन लूंगा वो करें। एनसीईआरटी की बुक करें, 8-10 घंटे हेल्दी पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करें। एडमिट कार्ड के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बिना बात के पैनिक ना हो। जो भी सेंटर मिला उस सेंटर पर टाइम पे पहुंचिए। अभी तो मैं आगे और भी सेशन लूंगा जब बताऊंगा, बट पैनिक मत होइए और मेरी छोटी छोटी बातों को मानिए। अगले 10 दिन आपके गोल्डन 10 डेज हैं। एक एक दिन को इंपॉर्टेंट लेके चलिए, आराम से पॉजिटिव माइंड से। 2 दिन एल्जेब्रा को, 2 दिन कैलकुलस को, जो ये टॉपिक है ऐसा सोच लीजिए कि 2 दिन एल्जेब्रा,
2 दिन कैलकुलस, 2 दिन ज्योमेट्री, 1 दिन स्टैटिस्टिक्स, ये हो गए 7 दिन। एक आध दिन आखिरी में कुछ पेपर्स, मॉक पेपर, डीपीटी, ये सब सॉल्व करेंगे। आपको पक्की बात है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं श्योर हूं। और अब नए सेशन के साथ, मतलब इन सेशन के साथ मिलता हूं। मैं भी आपको इसी ऑर्डर में लूंगा, अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले चाहे तो कैलकुलस ले लूंगा, अलजेब्रा, कैलकुलस क्योंकि कोऑर्डिनेट अभी पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेट, और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।